नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती रोमिला देवी आप लोगों को आज पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने आई हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं पाठ्य पुस्तक आसपास के पाठ संख्या 10 पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाऊंगी। इस पाठ से संबंधित कुछ चित्र हैं जिसके विषय में मैं आप लोगों को बताऊंगी। चलिए बच्चों, हम देखते हैं। बच्चों, आप लोग इस चित्र को ध्यान से देखिए और सोचने की कोशिश करें कि आप लोगों ने इसे कहाँ देखा है। जानते हो आप? ये चित्र को देखिए, इसके बाद इसे देखिए। बच्चों, देखा है आप लोगों ने? यह हमारे द्वीप समूह का एक क्या है बच्चों? ऐतिहासिक स्थान का चित्र है। इसे हम सेल्युलर जेल कहते हैं। राष्ट्रीय स्मारक है हमारे द्वीपों का। क्या है ये? राष्ट्रीय स्मारक है। इस चित्र को देख के आप पहचान जाते हो। इसके अंदर में अगर आप लोगों ने कभी सेल्युलर जेल देखा है, गए हैं, तो इसे देख के आप पहचान जाओगे कि ये किस चीज की चित्र है। बच्चों, मैं यहाँ आप लोगों को ये चित्र क्यों दिखा रही हूँ, इस विषय में मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन ये सेल्युलर जेल राष्ट्रीय स्मारक है जो हमारे इन द्वीपों में स्थित है। इन द्वीप समूह में हमारे द्वीपों की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। ये क्या है बच्चों? हमारे देश को आजाद कराने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं बताता है हमें। इसके अंदर कितने लोगों को, कितने सेनानियों को ला करके काला पानी का सजा दिया गया था। पहले क्या कहते थे हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड को? क्या कहते थे? काला पानी कहते थे। इसके अंदर, इस सेल्युलर जेल के अंदर कितने महान सेना नायक थे, ऐसे सेनानी थे जिन्होंने अपने प्राणों की बलिदान दी हमारे देश को आजाद कराने के लिए। बच्चों, ये है हमारे द्वीपों में राष्ट्रीय स्मारक। हमारा जो आज का पाठ है ना बच्चों, उस पाठ का नाम है बोलती इमारतें। पाठ का नाम क्या है बच्चों? बोलती इमारतें। ये भी जो इमारत मैं आपको दिखा रही हूँ, सेल्युलर जेल जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी बोलती है। क्या बोलती है? हमारे देश को आजाद कराने वाले उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां बोलती है। ऐसे ही कुछ और इमारतों के बारे में आज हम अपनी पाठ में पढ़ेंगे बच्चों। तो हम चलते अपने पाठ की ओर। हमारा पाठ का नाम है बच्चों बोलती इमारतें। वॉल्स टेल स्टोरीज। इमारतें भी क्या है बच्चों? बोलती हैं। क्या बताती है? अपनी कहानी बताती है। देख के हम पहचान सकते हैं उसके बनावट को, उसके दरवाजों को, उसके अंदर के एक एक जो कमरे होते हैं वो देख के भी हमें मालूम चल जाता है कि ये इमारत हमें क्या बताना चाहती है। देखते हैं बच्चों अपने पाठ में। बच्चों, हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पहुंचे गोलकोंडा। आखिरकार आज हम दीदी के साथ चल ही पड़े गोलकोंडा के लिए। दीदी इतिहास पढ़ती है और हमें उनके साथ इमारतें देखने में बड़ा मजा आता है। शैलजा: अरे बाप रे, कितना बड़ा दिखता है यह किला। श्रीधर: और कितनी ऊंचाई पर है। कल्याणी: अरे यह दरवाजा भी तो देखो, कभी देखा है इतना लंबा चौड़ा गेट। शैलजा: बहुत भारी भी लगता है, पता नहीं कितने लोग मिलकर खोलते बंद करते होंगे। बच्चे कहाँ जा रहे हैं बच्चों? गोलकोंडा। वहां पे बच्चे जा रहे हैं अपने दीदी के साथ। दीदी क्या करती है? दीदी इतिहास पढ़ती है। वो जो है इतिहास विषय को लेकर के आगे की पढ़ाई कर रही है। उसमें क्या है बच्चों? इतिहास में हमें अपने पुराने जमाने के विख्यात चीजों के बारे में पढ़ने को मिलता है।
तो दीदी जो है बच्चों को लेकर के कहाँ गई है? गोलकोंडा गई। अब देखते हैं बच्चों, ये देखो चित्र में देखो, यही चित्र के बारे में बच्चे बात कर रहे हैं। कल्याणी, गेट पर ये नुकीले लोहे के भाले जैसे क्या दिख रहे हैं? ये क्यों लगाए गए होंगे? कल्याणी जो है उस गेट के बगल बगल देख रही है, तो लोहे के भाले, पता है आपको भाला किसे कहते हैं बच्चों? लंबी सी मोटी सी लोहे की क्या होती है? रॉड होती है, उसके सामने चप्पा से एकदम तीर की तरह बना होता है, तो वो लोहे के गेट में ऐसे लगा है। शैलजा, इतनी मोटी मोटी दीवारें भी तो देखो, क्या कर रहे बच्चे जो है देख रहे हैं, उत्सुकता से देख रहे हैं सब। इतनी मोटी मोटी दीवारें, इतनी बड़ी लोहे की गेट, वो सब देख रहे हैं। श्रीधर, कभी इतनी चौड़ी दीवार नहीं देखी। क्या कहता है श्रीधर? कभी इतनी चौड़ी दीवार नहीं देखी। कल्याणी, यह दीवार कहीं कहीं गोलाई में आगे की तरफ निकली हुई है। बच्चे जो है वो उस दीवार को देख रहे हैं और वो दीवार में गोलाई में कहीं कहीं पर आगे निकली हुई है। दीदी, यह बुर्ज है। बच्चे देख के आपस में बात कर रहे हैं, तो दीदी क्या बता रही है कि बच्चों यह बुर्ज है। देखो, बुर्ज दीवार से ज्यादा ऊंचे हैं। बुर्ज जो है वो दीवार से ज्यादा ऊंचे हैं। इस किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज है। कितना है बच्चों? इस किले की जो दीवार थी उसके अंदर में 87 बुर्ज है। मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट और इतने सारे बुर्ज, सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम थे। जो महल होती थी राजा की, उसकी सुरक्षा के लिए चारों बगल में क्या बड़े बड़े बुर्ज बोले से बच्चों, जिसमें बैठ के सैनिक महल की रक्षा करते थे। कोई शत्रु ना आ जाए, वो आराम से वहां बैठ के उन शत्रुओं को वो देख सकते थे और उसकी अपनी महल की क्या कर सकते थे? रक्षा कर सकते थे, और उनका जो आक्रमण होगा आसानी से उसका जवाब वो दे सकते थे। तो महल के चारों बगल में क्या है? बुर्ज बने हुए हैं। देखिए बच्चों, इस चित्र में ध्यान से देखिए, यही है बुर्ज का चित्र। ऐसे बना होगा, ठीक है, और इसमें जो है छोटे छोटे छेद होंगे, जिसके अंदर में कौन बैठेगा? सिपाही रहेंगे और वो अपनी महल की रक्षा करेंगे। सोचो, हमारा प्रश्न है, सोचो इतने सारे बुर्ज क्यों बनाए गए होंगे? उस महल के आसपास चारों बगल इतने सारे बुर्ज क्यों बनाए होंगे? उत्तर में देखते हैं बच्चों, इतने सारे बुर्ज सुरक्षा के लिए बनवाए गए होंगे। क्या के लिए बच्चों? सुरक्षा के लिए, ताकि कोई दूसरा दुश्मन ना आ जाए और आक्रमण ना कर दे, इसलिए वो महल की सुरक्षा के लिए इतने सारे बुर्ज बनाए गए। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, बुर्ज में ये बड़े बड़े छेद क्यों बने होंगे? ये जो बुर्ज है ना बच्चों, इसमें देखिए बड़े बड़े छेद है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, बड़े बड़े छेद है एकदम। ये जो है क्यों बनाए गए होंगे? सोचिए। उत्तर में हम देखते हैं बच्चों, बुर्ज में बड़े बड़े छेद बाहर देखने के लिए बने होंगे। बुर्ज के अंदर, ऐसे जो बुर्ज है इसके अंदर में लोग हैं, और ये जो छेद है ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये क्यों बने हैं? ताकि बाहर से कोई आ ना जाए, उसे वो देख सके आसानी से। उत्तर में दिखा ना, बुर्ज में बड़े बड़े छेद बाहर देखने के लिए बने होंगे। किस लिए बने होंगे बच्चों? बाहर देखने के लिए। सीधी सपाट दीवार से झांकने में और बुर्ज से झांकने में क्या अंतर होगा? अब ये देखिए, महल के चारों बगल बुर्ज बने होते हैं जो गोल होते हैं। अगर सीधा सपाट दीवार और बुर्ज से झांकने में क्या अंतर होगा? हम उत्तर में देखते हैं बच्चों, सीधी सपाट दीवार से झांकने में आप छिप नहीं सकते हैं। सीधी सपाट दीवार होगी तो आपको बगल से, ऐसे बगल से झांकना होगा, तो जिसमें आप छिप नहीं सकते हैं। बुर्ज से झांकने में आप छिप सकते हैं। बुर्ज में क्या है? ऊपर ऐसे गोल से बनी है, उसके अंदर में छोटी छोटी छेद है, जिससे आप झांक सकते हो और जिससे आप छुप भी सकते हो।
और यह सुरक्षा के लिए अच्छी बात है। और ये सुरक्षा के लिए कोई हमें वहां से देख नहीं पाएगा और हम वहां पे सुरक्षित रहेंगे। देखिए बच्चों, हमारा अगला प्रश्न, बुर्ज के पीछे खड़े हुए छेदों में से देखने वाले सिपाहियों को हमला करने में क्या मदद मिलती होगी? बुर्ज के पीछे जो खड़े हैं, छेद के पीछे जो खड़े हैं, वो सिपाहियों को हमला करने में क्या मदद मिलती होगी? हम उत्तर में देखते हैं बच्चों। बुर्ज के पीछे खड़े हुए छेदों में से देखने वाले सिपाहियों को छुप कर हमला करने में मदद मिलती होगी। बुर्ज के अंदर जो छेदों के पीछे जो छिपके बैठे हैं जो सिपाही, उन्हें किस चीज की मदद मिलती होगी बच्चों? वो आसानी से हमला कर सकते हैं अपने दुश्मनों के ऊपर। ठीक है। किले में कितना कुछ, ये हमारा पुस्तक में है, किले में कितना कुछ। शैलजा, क्या यह किला राजा ने अपने रहने के लिए बनवाया होगा? यह कितना पुराना होगा? अब बच्चे जो है आपस में फिर से बातचीत कर रहे हैं। तो शैलजा कहती है कि यह किला राजा ने अपने रहने के लिए बनाया है और यह कितना पुराना होगा। कल्याणी, बाहर लिखा था कि सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। बाहर क्या लिखा था बच्चों? सन 1518 1518 से लेकर के 1687 तक यहाँ पर कुतुब शाही सुल्तानों ने, किसने राज किया था? कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किए थे। दीदी, अब दीदी कहती है हाँ, उससे भी पहले सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। शैलजा, अरे इस बोर्ड पर किले का नक्शा है। नक्शा बोलने से पता है ना बच्चों? हाँ, मानचित्र, मैप जानते हो ना? तो वहां पे कहाँ गए थे बच्चे? गोलकुंडा गए थे। वहां पर किले के बोर्ड में किले का नक्शा था, जो दीवार थी उसमें उस किले का नक्शा भी था। श्रीधर, इस नक्शे में कितने सारे बाग और कारखाने दिख रहे हैं और देखो किले के अंदर कई सारे महल भी है। जो नक्शा है उस नक्शा में उस किले का पूरा विवरण दिया हुआ है। कितने सारे दरवाजे हैं, कितने सारे उसके अंदर महल है, कितने बाग है, सारे चीजों का उसमें विवरण दिया हुआ है। शैलजा, इसका मतलब तो यहाँ पर सुल्तान के अलावा और भी बहुत से लोग रहते होंगे। अब इतना बड़ा है वो नक्शा में जब बच्चे देख रहे हैं तो एक सुल्तान अपने परिवार के साथ इतनी बड़ी महल में तो नहीं रहेगा। तो शैलजा कहती है कि इसके साथ और भी बहुत सारे लोग इसके अंदर रहते होंगे। कल्याणी, फिर यह तो पूरा शहर ही होता होगा। आपस में बच्चे बात कर रहे। शैलजा जब कहती है कि इतना बड़ा जो जगह है तो केवल सुल्तान ही नहीं रहता होगा, और भी बहुत सारे लोग रहते होंगे। तो कल्याणी कहती है, क्या कहती है बच्चों? फिर तो यह पूरा शहर ही होता होगा। देखिए सुल्तान का महल, ये देखिए सुल्तान का महल का चित्र और लिखा भी है हमारे पुस्तक में, सुल्तान का महल। श्रीधर, ये सीढ़ियां तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब इसमें सीढ़ियों की बातें हो रही है तो क्या कहता है श्रीधर कि इसमें सीढ़ियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, इतनी लंबी लंबी सीढ़ियां हैं। शैलजा, उस जमाने में भी 2 मंजिला इमारतें थी। शैलजा कहती है उस जमाने में भी 2 मंजिला इमारतें थी। पता है ना, आप लोग जानते हो ना 2 मंजिला, हम लोग यहाँ पे देखते हैं 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला इमारतें। तो उस जमाने की बारे में सोच के बच्चे क्या कह रहे कि उस जमाने में भी 2 मंजिले इमारतें होती थी। कल्याणी, अब तो यह टूटी फूटी हालत में है। क्या है ये? अब यह टूटी फूटी हालत में है, लेकिन अंदाजा तो होता है कि इसमें कितने बड़े बड़े हॉल और कमरे होंगे। अब ये जो है पूरी टूटी फूटी हालत में है, लेकिन देख के ये तो हम अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कितने बड़े बड़े हॉल और कमरे होंगे।
श्रीधर। और यह देखो दीवारों पर कितनी बारीक और खूबसूरत नक्काशी की गई है। क्या है बच्चों, वो दीवारों पे देख रहे हो, इतनी बारीक उसमें नक्काशी का अर्थ होता है बच्चों, पत्थरों में कुरेद के लोग बनाते हैं ना, बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाते हैं। तो उस जमाने में भी वो महल के अंदर वो देख रहे बच्चे की सारे दीवारों पे क्या बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई। कल्याणी, एक छत पर हमने फव्वारे जैसा भी तो देखा था। कल्याणी क्या कह रही है कि एक छत पर हम लोगों ने फव्वारे जैसा भी देखा था। ये है सुल्तान का महल। दीदी, हाँ, इस किले में कई बड़े बड़े टैंक और फव्वारे थे जिनमें हर समय पानी चलता रहता था। दीदी क्या कहती है, देखो ऐसे सुंदर से फव्वारे का चित्र यहाँ है। देखिए उस जमाने में भी ऐसे सुंदर सुंदर फव्वारे होते थे और बड़े बड़े टैंक जिसमें हमेशा जो है पानी चलता रहता था। ये कौन बता रहा है, दीदी। अब हम पढ़ते हैं एक मजेदार बात। वह उस जमाने की इंजीनियरिंग, उस जमाने में भी ऐसे कलाकार थे, इतने अच्छे अच्छे इंजीनियर थे जो है ऐसे फव्वारे और इतने बड़े बड़े महल बनाते थे। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं। सोचो आज भी इंजीनियर जब मकान बनाते हैं तो कई जगह बरसातों में सीलन आ जाती है। आज भी इंजीनियर्स जो मकान बनाते हैं, बारिश के समय क्या होती है, कई जगह में सीलन आ जाती है, पानी आ जाता है इसमें। यहाँ तो छत पर पानी के फव्वारे चलते थे और उस जमाने में छत पर पानी के फव्वारे चलते थे, तब भी ये इमारतें कितनी समझ से बनाई गई थी। उस जमाने के इंजीनियर्स जो लोग ये काम करते थे वो कितनी समझदारी से बनाए थे कि छत पे फव्वारे चल रहे हैं लेकिन तब भी सीलन नहीं थी। सोचे कि 500 साल पहले लोग कैसे रहते थे। अब ये बात सोचिए बच्चों कि 500 साल पहले लोग कैसे रहते थे, उनके अंदर भी इतनी कलाएं थी। दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं, जैसे पानी इतनी ऊंचाई पर कैसे चढ़ता होगा, तुम भी अनुमान लगाओ। दिमाग में कई तरह के प्रश्न आते हैं ना बच्चों कि इतनी ऊपर पर पानी वो कैसे चढ़ाते थे होंगे। आप भी सोचो। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। सोचो और चर्चा करो। हमारा अभ्यास है सोचो और चर्चा करो। फव्वारे कैसे चलते होंगे, फव्वारे उस जमाने में कैसे चलते होंगे। उत्तर, फव्वारे किसी मशीन से चलते होंगे, वो भी कोई ना कोई ऐसी मशीन लगाए होंगे ताकि पानी जो है ऊपर की तरफ जाए और फव्वारे में जाए और वो फव्वारा चले। दूसरा प्रश्न, हवा और रोशनी का क्या इंतजाम होगा। उस जमाने में 500 साल पहले हवा और रोशनी का इंतजाम कैसे होता था होगा बच्चों। हम उत्तर में देखते हैं। हवा और रोशनी के लिए दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान आदि बनवाए गए थे। क्या थी हवा और रोशनी के लिए? दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान, ये सारे बनवाए गए थे। देखिए बच्चों तीसरा प्रश्न, चित्र में दीवार पर की गई नक्काशी को ध्यान से देखो। इतनी सुंदर और बारीक नक्काशी करने में किन औजारों का इस्तेमाल होता होगा। जो लोग पत्थरों में मूर्तियां बनाते हैं तो वो कौन से औजार से बनाते हैं, सोचिए। हम उत्तर में देखते हैं बच्चों। इतनी सुंदर और बारीक नक्काशी के लिए हथौड़ा, छेनी आदि का इस्तेमाल होता होगा। कैसे? हथौड़ा से और छेनी से। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, हमारे देश में आज भी कई जगह बिजली नहीं है, पर जिन जगहों पर बिजली है, अगर वहां एक हफ्ते तक बिजली ना आए तो कौन कौन से कामों में मुश्किल होगी। हमारे देश में आज भी कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पे बिजली नहीं है। तो अगर जहाँ पे बिजली है, अगर वहां पे एक हफ्ते तक बिजली ना आए तो हमें कौन कौन सी तकलीफें होगी, कौन कौन से कामों में मुश्किल होगी। उत्तर में देखते हैं बच्चों। बिजली नहीं आने पर
चारों तरफ अंधेरा हो जाएगा। हमें आदत पड़ गई है बिजली में रहने की। अगर बिजली नहीं होगा तो क्या होगा बच्चों, चारों ओर हमें क्या दिखाई देगी, सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देगा, क्योंकि हमें तो रोशनी में रहने की आदत हो गई है। तो सबसे पहले क्या है, चारों ओर अंधेरा हो जाएगा। पंखा, टीवी, कंप्यूटर आदि हम नहीं चला पाएंगे। हम आज क्या है, आधुनिक युग में जी रहे। हमारे सभी के पास क्या है बच्चों, फोन है, घरों में पंखे हैं, घरों में टीवी है, कईयों के पास कंप्यूटर्स है। अगर बिजली ना हो तो इन चीजों का कोई भी इस्तेमाल नहीं। सब चीज जो है बिना बिजली के नहीं चलते। फोन भी कुछ समय तक ही चार्ज रहेगी, उसके बाद क्या हो जाएगा, चला जाएगा वो। तो आगे देखें, हम आधुनिक घरेलू उपकरणों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हम आधुनिक घरेलू उपकरण क्या है बच्चों, फ्रिज है, क्या रखते हैं उसमें, सब्जियां रखते हैं अनेक प्रकार की। और क्या है, घरों में ओवन है, घरों में क्या है आपका इलेक्ट्रिक चूल्हा है। ये सब चीज जो है हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे अगर बिजली नहीं होगी। तो इसे ध्यान से देखिए। आज हम दिशाओं के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देखिएगा दिशाओं के नाम। सबसे पहले ऊपर की ओर कोई भी मानचित्र में हम अगर दिशाएं लिखेंगे तो सबसे पहले ऊपर की ओर हमें कौन सी दिशा लिखनी है बच्चों, उत्तर। हम जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण बोलते हैं ना। लेकिन कोई भी मानचित्र में सबसे पहले आप मानचित्र को खोलोगे तो ऊपर की ओर ही दिशा लिखा रहेगा उत्तर, यानी कि नॉर्थ, उत्तर दिशा नॉर्थ। उसके सीधे नीचे में होगा दक्षिण, यानी कि साउथ। उसके ए साइड होगा पश्चिम, यानी कि वेस्ट, और उसके ए साइड होगा पूर्व, यानी कि ईस्ट। और उत्तर और पश्चिम के बीच की जो दिशा होगी उसे हम उत्तर पश्चिम दिशा कहेंगे, और उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को हम उत्तर पूर्व दिशा कहेंगे बच्चों। और पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा को हम दक्षिण पूर्व कहेंगे। और यहाँ पे देखिएगा दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को दक्षिण पश्चिम दिशा कहेंगे। ये हमारी दिशाएं हैं, मेन है ये चार जो ब्लू से दिखा है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये चार दिशा है जिसे ब्लू लाइन से अंकित किया गया है। इस चार के अलावा भी और चार दिशाएं होती है, वो उत्तर और पूर्व के बीच की उत्तर पूर्व, पूर्व और दक्षिण के बीच की दक्षिण पूर्व, और दक्षिण और पश्चिम के बीच की दक्षिण पश्चिम, और उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को हम उत्तर पश्चिम दिशा कहते हैं। ये दिशा मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसके आगे हमारा एक अभ्यास है। अब देखिए बच्चों, कहाँ है पूर्व पश्चिम, ये दिशा मैंने इसीलिए आप लोगों को बताया कि अब हमें ये देखना है कि कहाँ है पूर्व पश्चिम। तुम जिस जगह पर हो वहां पर सूरज किस तरफ से उगता है और किस तरफ डूबता है। आप जहां भी हो अपने अपने घरों में, तो अपने घरों से आप देखिएगा कि सूरज कौन सी दिशा से उगता है और कौन सी दिशा में जाके वो अस्त हो जाता है, डूबता है। पता करो कि तुम जहां खड़े हो वहां से पूर्व दिशा में क्या क्या है। अब आपको ये पता करना है अपने अपने घरों में या अपने जहां भी है आप वहां पे जहां खड़े हैं तो आपके पूर्व में क्या क्या चीजें हैं। कोई बड़ी इमारत होगी, कोई विद्यालय होगा, कोई अस्पताल होगा, ठीक है। और तुम्हारे पश्चिम में क्या क्या है, पूर्व में क्या क्या है और पश्चिम में क्या क्या है। आपको ये चीज खुद करना है और घरों में अपने आप में देखना है कि आप जिस स्थान पे खड़े हो उस स्थान से सूर्य कौन से दिशा में उगता है बच्चों, पूर्व में उगता है। तो आप वो डायरेक्शन में उस दिशा में खड़े हो जाइए जिस दिशा में पूर्व है आपका, आपके सामने पूर्व, उसके साथ में उल्टा हो जाएगा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब आपको क्या बताना है कि पूर्व दिशा में क्या क्या है, आपके पूर्व दिशा में क्या क्या चीजें हैं और पश्चिम में क्या क्या है। अब पता करो कि तुम्हारे उत्तर और दक्षिण में क्या क्या है। आपको अपनी चारों दिशाएं में
ये देख रहे हैं कि हाँ कौन सी जगह पे क्या क्या है, अगल बगल पड़ी हुई वस्तुओं को नहीं, दूर तक ये बताना है कि उस पूर्व दिशा में आप क्या क्या चीज देखते हो। कोई बड़ी इमारत होगी, कोई विद्यालय होगा या अस्पताल होगा। पश्चिम में क्या क्या देखते हो, उसी तरह उत्तर में क्या देखते हो और दक्षिण में क्या देखते हो। यहाँ पे देखिए एक बच्ची जो है खड़ी है, ये सूर्य निकल रहा है तो सूर्य किस दिशा से निकलता है बच्चों, पूर्व दिशा से निकलता है। अब ये बच्ची इस ओर मुंह करके खड़ी हो गई। इस बच्ची के पूर्व में उसे क्या क्या चीज दिख रहा होगा वो बताएगी, पश्चिम में क्या क्या होगा बताएगी, उत्तर में क्या क्या होगा, दक्षिण में क्या क्या होगा ये बताएगी। अब इसका हम उत्तर देखते हैं। जिस जगह मैं हूँ वहां सूरज पूर्व में उगता है। ये बच्ची कहाँ है, ऐसे खड़ी है ना, इसके सामने में सूर्य उगता है। सूर्य कहाँ उगता है बच्चों, पूर्व में, और पश्चिम में डूबता है। मेरे पूर्व में पहाड़ तथा पश्चिम में पार्क है। ये बच्ची के हिसाब से इसके पूर्व में क्या है, देखिए पहाड़ है ना, पहाड़ है, और इसके पश्चिम में क्या बता रही है वो, पार्क है। मेरे उत्तर में डाकघर है और दक्षिण में एक विद्यालय है। अब बच्ची जो है उत्तर में बता रही है कि एक डाकघर है और दक्षिण में एक विद्यालय है। आप लोगों को भी अपनी मुंह पूर्व दिशा की ओर रख के, जिस दिशा से सूर्य निकलता है उस ओर रख के बताना है कि उस दिशा में आपको क्या दिख रहा है, पश्चिम में आपको क्या दिख रहा है, उत्तर में आपको क्या दिख रहा है और दक्षिण में आपको क्या दिख रहा है। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए बच्चों, ये गोलकुंडा किले का नक्शा है। नक्शा यानी कि वहां का मैप। सबसे पहले कोई भी मैप में सबसे ऊपर की दिशा, मैंने आप लोगों को बताया था ना, कोई भी चित्र में सबसे ऊपर हम कौन सी दिशा लिखते हैं बच्चों, उत्तर, नीचे दक्षिण, ये साइड आपके पूर्व और इस साइड आपके पश्चिम। देखिए दिशा लिखा है वो लाल रंग से अंकित है। और सबसे नीचे में देखिए एक बॉक्स बना रहेगा, एक डिब्बे जैसी रहेगी, उसमें जो है किस चीज को कौन सी चिन्ह से दर्शाया गया है वो चिन्ह के आगे वहां लिखा रहेगा। इस चिन्ह को ध्यान से देखिए बच्चों, ये सीढ़ियों के लिए है, ये बावड़ी जो पानी है, हौज, दरवाजा का ऐसे चिन्ह होगा, बंदूक और बारूद रखने की जगह ऐसे चिन्ह होगा, बाग ये देखिए हरे हरे, महल ऐसे बने होंगे और रोड ऐसे। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे देखना है। देखिए रोड का ये निशान है, ये देखिएगा हौज, और ये सब महल है, महल ऐसे दिखाया गया है। ये बारूद रखने का, बारूद या हथियार रखने का, और ये जो है बच्चों दरवाजा, इसके अंदर गोलकुंडा महल के अंदर अगर घुसने के लिए आपको जाना है तो सबसे पहले देखना दरवाजा। ये देखिए दरवाजा दिख रहा है आपको, ये सब दरवाजे हैं। ठीक है, इस कभी भी कोई भी मानचित्र को पढ़ने से पहले बच्चों इस चीज पे जरूर ध्यान देना कि नीचे में एक बॉक्स होगी और वहां पे हर चीज का अपना एक विशेष चिन्ह होगा। उस चिन्ह की सहायता से हम जो है उस मैप को या उस नक्शे को आसानी से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये है गोलकुंडे किले का नक्शा। तो बच्चों हम अब आगे बढ़ते हैं। बताओ और लिखो। गोलकुंडे के नक्शे को देखो, चारों दिशाएं तीर के निशान से दिखाई गई हैं। चारों दिशाएं हम लोगों ने देखा ना, तीर के निशान से, लाल लाल तीर के निशान से दिखा था, तो वो चारों दिशाएं क्या है बच्चों, तीर के निशान से दिखाई गई। पहला प्रश्न, अगर तुम बोडली दरवाजे से किले के अंदर देख रहे हो तो कटोरा हाउस किस दिशा में है। बोडली दरवाजा और कटोरा हाउस, यहाँ पे आपको देखना होगा। बोडली दरवाजा कहाँ पे है, दरवाजा का निशान क्या है, ऐसे है। अब ये देखिए, ये है हमारा बोडली दरवाजा। बोडली दरवाजा से क्या पूछा है हमारा प्रश्न बच्चों, कि कटोरा हाउस किस दिशा में है। अब हमें यहाँ पे ढूंढना है कि ये रहा हमारा बोडली दरवाजा और कटोरा हाउस ढूंढना है हमें। ढूंढिए फटाफट, कटोरा हाउस कहाँ पे है, ये देखिएगा, ये है कटोरा हाउस। तो बोडली दरवाजा से कटोरा हाउस कौन सी दिशा में है, उत्तर में। देखिए बच्चों, नक्शे के अनुसार कटोरा हाउस उत्तर दिशा में है। देखा ना आप लोगों ने, फिर से देखिए इस नक्शे को, फिर से देखिए, ये है हमारा बोडली दरवाजा और कटोरा हाउस
तो कटोरा हाउस कौन सी दिशा में हो गया बच्चों? ये देखिए दिशा, उत्तर दिशा। तो कटोरा हाउस कौन सी दिशा में हो गया बच्चों? नक्शे के अनुसार कटोरा हाउस उत्तर दिशा में है। दूसरा प्रश्न, अगर कोई बंजारा दरवाजे के अंदर आ रहा है तो कटोरा हाउस उसकी किस दिशा में होगा? अब फिर से देखते हैं हम नक्शे को बच्चों। अगर कोई बंजारा हाउस, ये देखिएगा, अब हमें बंजारा दरवाजा ढूंढना है। ये देखिए बंजारा दरवाजा, दरवाजा का चिन्ह यहाँ पे दिखा है ना। आप सब दरवाजा को पहले देख लो, किस पे? बंजारा दरवाजा लिखा। अब बंजारा दरवाजा से अगर आप आओगे तो कटोरा हाउस कौन सी दिशा में हो जाएगी? ये तो उत्तर है, उत्तर से इसे नीचे की तरफ है, कौन सी दिशा हो जाएगी बच्चों? दक्षिण। देखते हैं उत्तर में आप क्या है, देखिए दक्षिण दिशा में। अगर कोई बंजारा दरवाजे के अंदर आ रहा है, बंजारा दरवाजा कहाँ है? ऊपर की तरफ था ना बच्चों, वहां से अगर आ रहा है तो कटोरा हाउस कहाँ पे हो जाएगा? दक्षिण में। तो बच्चों अभी हम लोगों ने गोलकुंडा के विषय में कुछ जानकारी हासिल की। मैं आशा करती हूँ एवं उम्मीद भी करती हूँ कि अभी तक हम लोगों ने जितना कुछ जाना या पढ़ा आप लोगों को भली भांति समझ आ गया होगा बच्चों। इसके आगे हम अपने अगले पार्ट में पढ़ेंगे बच्चों। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा चाहती हूँ। धन्यवाद बच्चों।